नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी क्लास, आपके अपने चैनल इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपना जो अध्यापन कार्य है और जो अपना आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको लगातार अनवरत उसको आप आगे बढ़ा रहे होंगे। और देखिए, आज हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हैं, एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आपकी अपनी जो सीरीज़, जो हमारी अनवरत जो श्रृंखला चल रही है उसी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, एक सीरीज़ लेकर। लेकिन आज की जो हमारी सीरीज़ है वो थोड़ा अलग है। अलग इस सेंस में कि आज वो पर्टिकुलर हमारी जो सीरीज़ है वो कुछ यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष। तो हम आज कुछ क्वेश्चन जो लेकर आए हैं आपके सामने वो यूपी स्पेशल से रिलेटेड हैं। दूसरी बात ये है कि आज की ये क्लास हमारी थोड़ा छोटी क्लास होगी, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उसका कारण ये है कि एक तो कल कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर में कुछ कमेंट किया था कि आप कुछ टायर्ड लग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ तबीयत ख़राब या कुछ बीमार हैं। तो बेसिकली बिल्कुल सही बात है कि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा मुझे बैक पेन में थोड़ी सी समस्या चल रही है, बैक की प्रॉब्लम चल रही है, मतलब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है उसमें कुछ समस्या चल रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खड़े होने के लिए डॉक्टर थोड़ा सा मना कर रहे हैं, बेड रेस्ट बताया गया है। तो आज इस क्लास को बहुत लेंथी ना ले जाकर कुछ क्वेश्चंस हम आज देखेंगे और फिर हम आज के बाद अब मिलेंगे लगभग 3-4 दिन बाद, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया है कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए। तो 3-4 दिन बेड रेस्ट करने के बाद फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ, नई सीरीज़ के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों को जो दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आप लोग उसको कंटिन्यू कीजिए। और चलिए आज करते हैं, अपनी सीरीज़ को लेकर आगे चलते हैं। देखिए, आज एक बहुत छोटी सी सीरीज़ है ये और आपके मतलब की बातें हैं इसमें, आपसे संबंधित बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो, क्योंकि हमें थोड़ा सा ऐसा लगा है, जो हमने रिसर्च की, अपनी जो चीज़ें देखी हैं, कि यूपी स्पेशल में कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन आजकल कभी कभी एग्जामिनर पुटअप कर लेते हैं और वो बेसिक क्वेश्चन इतने ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हुए चले जाते हैं और हम उनको जानते तो हैं कि हाँ बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, लेकिन उनका एग्जैक्ट या करेक्ट आंसर हम उनको नहीं दे पाते। तो इन्हीं बातों पर आज जो हमारी श्रृंखला है ये छोटी सी, तो आज हम इन्हीं बातों पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए, जैसे हम लोग बेसिकली यूपी से हम लोग हैं, तो हमारे यहाँ भाई यूपी में हम लोग बेसिकली यूपी से हैं, तो यूपी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ यूपी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है। तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो यूपी का क्षेत्रफल हमारा है क्या, हमारा आंसर है बी। आज मैं आंसर नहीं बोलूँगा, थोड़ा फास्ट आज हम लोग लेकर चलेंगे क्लास को, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता चुका हूँ कि आज मुझे थोड़ी समस्या है। तो ये, और आज के बाद अब क्लास हमारी 2-3 दिन ऑफ रहेगी। वो क्यों रहेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे थोड़ा सा बैक पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है स्पाइन कॉर्ड में, तो इसलिए आज के बाद हम 2-3 दिन बाद मिलेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, तो यूपी का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है, तो यूपी का एरिया ऑफ यूपी है इस समय 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है बी। तो हमारा आंसर है बी। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो भैया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। तो भैया देखिए, उत्तर प्रदेश की कंडीशन क्या है, हमारे यूपी की कंडीशन ये है बेटा, यूपी ये है इस तरह से, ठीक। तो बेसिकली इस तरह से ये यूपी है हमारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये दक्षिणी यूपी का क्षेत्र शुरू हो जाता है, ठीक। और दक्षिणी इधर ये आ जाता है दिल्ली, इधर हमारा ये आ जाता है यहाँ पर ये हरियाणा, ठीक, ये राजस्थान, इसके बाद यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश, यहीं पर आ जाता है आपका उत्तराखंड, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड और यहाँ पर बिहार, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे यूपी का मैप है। तो यूपी का
उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, यानी कि यूपी की नॉर्थ टू साउथ कितना विस्तार है, कितना क्षेत्रफल है। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो हमारी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो हमारा आंसर है सी 240 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ की हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 240 किलोमीटर। क्लियर, 240 km, 240 किलोमीटर हमारा उत्तर से दक्षिण डिस्टेंस है या उत्तर से दक्षिण फैलाव है, किसका, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगली बात और करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, तो अभी हमने डिस्कस किया है यूपी से भारत के कितने राज्य की सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश से। तो देखो हमने अभी अपना एक मैप बनाया था यूपी का कि भाई किस तरह से है, क्या है, ठीक। तो देखिए ये यूपी है, तो यूपी में हमने अभी बात की थी कि कौन कौन से स्टेट लगते हैं। दिल्ली लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड टच करता है, मध्य प्रदेश टच होता है, राजस्थान टच होता है यूपी से, राजस्थान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ शेयर होता है, झारखंड की बाउंड्री शेयर होती है, और इसके बाद बिहार। तो देखिए कितने राज्यों की सीमाएं, तो भारत के कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से टच होती हैं। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्यों की। तो हमारा आंसर क्या है, 9, ठीक। तो हमारा आंसर है 9 राज्यों की सीमा है। उत्तर प्रदेश से कितने स्टेट्स की बाउंड्री शेयर होती हैं, तो 9 राज्य। और अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा डीप में जाकर देखें तो भैया बेसिकली दिल्ली जो है, दिल्ली क्या है, दिल्ली यूटीज है। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक कंप्लीट स्टेट नहीं है, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन की भाषा चेंज अगर पकड़ना चाहें तो थोड़ा सा भाषा क्वेश्चन की जो ड्राफ्टिंग हो उसको देखिएगा कि इसमें सीधा सीधा पूछ दिया कितने राज्य। तो दिल्ली बेसिकली राज्य तो है, लेकिन दिल्ली इज़ नॉट ए कंप्लीट स्टेट। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, एब्सोल्यूट स्टेट का स्टेटस नहीं है दिल्ली को। तो इसलिए बेसिकली तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और बाकी क्या है, बाकी 8 राज्य हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी प्लेट्यू पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो भैया उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, 2-3 बार अभी नक्शे बना चुका हूँ मैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। तो दक्षिण का जो भाग है, ये दक्षिण में कौन सा प्लेट्यू, कौन सा पठारी भाग फैला हुआ उत्तर प्रदेश में, तो बताइए फटाफट। तो नंबर 1 बुंदेलखंड का पठार, नंबर 2 तिब्बत का पठार, नंबर 3 हजारीबाग का पठार, और नंबर 4 अरावली का पठार। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है कौन सा पठार, तो ये हमारा ए, आंसर है ए बुंदेलखंड का पठार। और ये जो बुंदेलखंड का पठार है, हमारा आंसर है ए बुंदेलखंड का पठार। और ये बुंदेलखंड का पठार केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच होती है, किसकी सीमाएं लगती है, मध्य प्रदेश। तो बुंदेलखंड का पठार जो है ये यूपी और एमपी दोनों में फैला हुआ है, यूपी प्लस एमपी, यूपी और एमपी दोनों में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार। यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, साउदर्न एरिया ऑफ यूपी में क्या है, कौन सा प्लेट्यू फैला हुआ है, तो प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड का पठार केवल यूपी में नहीं फैला हुआ, साथ साथ मध्य प्रदेश में भी ये फैला हुआ है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। यानी कि इसमें से कौन सी नदी, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी जंगलों का, बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक, तो बीहड़ों का निर्माण यानी कि बीहड़ मतलब जंगल, फॉरेस्ट एरिया कौन सा बनाती है, ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती और डी सरयू। तो हमारा आंसर है बी यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी में ही बीहड़ बनते हैं। वहाँ पर कौन से, चंबल के बीहड़ों का, इस तरह से पूछ लगती है कि चंबल के बीहड़ कौन सी नदी बनाती है, तो कौन से चंबल के बीहड़, चंबल के जंगल। तो चंबल के बीहड़ों के नाम से जानी जाती है चंबल के बीहड़ों का निर्माण। और चंबल के बीहड़ वैसे नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, चंबल के बीहड़ क्या है कि ज़्यादातर मिट्टी के पहाड़ हैं, जो सॉइल है, जो बड़ी बड़ी जो हमारी जो यमुना के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, तो उसके बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। तो वही बीहड़ों का निर्माण हुआ है किसमें, यमुना से। तो चंबल के बीहड़ किसके बने हुए हैं, बेसिकली किसकी मिट्टी के या किस नदी से बने हुए हैं, तो वो बने हुए हैं किससे, तो यमुना नदी से। और यमुना किसकी सहायक नदी है, यमुना इज़ द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा, यमुना गंगा की सहायक नदी है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताइए। तो हमें क्या बताना है, उत्तर प्रदेश की नदियों और उनसे जुड़े हुए जो मैच है, जो हमें जो ये मैचिंग जो देनी है, उसमें हमारा जो गलत जो पेयर है, तो गलत पेयर बताना है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, भैया सही बात है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक बात है। शारदा कोडियाल से, और घाघरा माचू यूना से। शारदा निकलती किससे, माचू यूना से। तो भैया ये हमारा जो गलत जोड़ा है, हमें क्या बताना है, गलत जोड़ा। तो हमारा है आंसर सी शारदा कोडियाला से नहीं निकलती। साड़िया का इसका उद्गम स्थल कोडियाला नहीं है। शारदा का उद्गम स्थल कोडियाला नहीं है। बाकी तीनों अपने आप में ठीक है। गंगा का गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री और घाघरा का माचू यूना ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर पानी की अधिकता हो, उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। तो तराई क्षेत्र कौन सा एरिया है यूपी का, वो तराई क्षेत्र, वो एरिया जहां पर पानी की अधिकता है, यानी कि नेपाल की सीमा से लगे हुए जिलों को तराई क्षेत्र कहा जाता है। गोरखपुर, बलिया वगैरह इस तरह के जो जिले हैं, आपका बलरामपुर, महाराजगंज, इस तरह के जो जिले हैं, ये सारे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, तो ये सब क्या है, तो उत्तर प्रदेश का, ये यूपी का ये क्षेत्र है। और ये बाउंड्री स्टेट है किसके, नेपाल से। तो यूपी के वो जिले जो नेपाल की बाउंड्री के आसपास में हैं, उन जिलों को तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक। और इस तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो हमारा आंसर क्या है, तो कंटीली झाड़ियां, शुष्क पर्णपाती वन, चीड़ के वन और सवाना प्रकार की लंबी घास। तो देखिए जहां पर जिस क्षेत्र में पानी की अधिकता होती है, जहां पर पानी वगैरह बारिश ज़्यादा होती है या पानी की अधिकता होती है, तो पानी की अधिकता के कारण वहां पर क्या होगी, वहां पर पानी जहां ज़्यादा होगा या पानी की उपस्थिति ज़्यादा होगी या जहां पर वाटर लेवल ठीक ठाक होगा, तो वहां पर घास अधिक होगी। तो इसलिए हमारा आंसर है क्या, आंसर डी, सवाना घास। तो सवाना घास के मैदान या लंबी घास कहाँ पर होती है, तराई क्षेत्र में। क्लियर। और एक और जान लीजिए, जिस भी स्थान पर अधिकांश वर्षा होगी, जिस भी स्थान पर अधिकांश पानी की उपस्थिति होगी या लगातार बारिश का जो है माहौल बना रहेगा, वहाँ पर हमेशा सवाना घास, वहाँ पर हमेशा लंबी घास होगी। क्लियर। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो हो वो कैसी हो जाती है, वो सवाना जलवायु, यानी कि लगातार वहाँ पर बारिश वगैरह होती रहती है। और जिस कारण मिट्टी के पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल हैं, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, मिट्टी के जो पोषक पदार्थ हैं, वो लगातार इस प्रकार की वनस्पति का निर्माण करते रहते हैं। इस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर निर्मित होती रहती है, जो कि क्या होती है, जो कि लंबी घास के रूप में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, हमारा ऑप्शन है ए, यमुना रामगंगा गोमती, बी, यमुना गोमती गंडक, गोमती गंडक कोसी, और सोन घाघरा और गंडक। तो भैया उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां, सीधी बात है, आपस में मिल रही हैं आकर। तो भैया ये हमारा आंसर है ए, यमुना, रामगंगा और गोमती। यमुना, रामगंगा और गोमती, ये नदियां उत्तर प्रदेश में आकर मिलती हैं, ठीक। क्योंकि यमुना, गोमती और गंडक ये नहीं है, गोमती, गंडक और कोसी ये नहीं है। इसके बाद सोन, घाघरा, गंडक, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन है यमुना, रामगंगा और गोमती। और ये जो गोमती है, गोमती पर ही कौन सा बसा हुआ, गोमती पर ही बसा हुआ है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी पर बसी हुई है, लखनऊ, गोमती नदी पर। क्लियर है। चलिए, और यमुना पर बसे हुए हैं कौन कौन से, आगरा यमुना पर बसा हुआ है, दिल्ली यमुना पर बसा हुआ है, मथुरा यमुना पर बसा हुआ है, ठीक। ये इस तरह के जो शहर हैं, इटावा यमुना के किनारे, हालांकि इटावा से थोड़ा सा नियर डियर में है इटावा, तो इटावा को भी माना जाता है यमुना के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल, तो गंडक नदी यानी कि ओरिजिन ऑफ गंडक रिवर, गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो हमारे ऑप्शन हैं ए, गंगोत्री, तो गंगोत्री से तो गंगा निकलती है, गंडक हिमनद से मतलब नहीं है, त्रिशूली हिमनद और मुस्टांग। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर है सी, त्रिशूली हिमनद। गंडक निकलती है त्रिशूली हिमनद से, त्रिशूली ग्लेशियर से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, हमारा अगला क्वेश्चन होता है जनगणना। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनसंख्या
मतलब किस जिले में, किस जिले में, किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूपी के किस जिले में। जिले और शहर, जिला मतलब पूरा का पूरा, जिसमें शहर का देहात भी जिले में, जैसे मान लीजिए कोई शहर, मान लीजिए लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, लखनऊ बेसिकली एक ज़िला है। अब ज़िला है तो उसमें क्या है, उसमें आसपास का देहात भी जब शामिल हो जाता है तो वो लखनऊ ज़िला बन जाता है। लेकिन जब हम लखनऊ शहर या नगर की बात करते हैं तो जो नगर निगम वाला जो एरिया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है तो उसे हम लखनऊ शहर बोलेंगे। क्लियर। तो अब बात आती है कि यूपी के 2011 है तो सेंसस मतलब जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। तो हमारे ऑप्शन है आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद और इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हमारा आंसर है डी, इलाहाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वो है इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले यूपी के डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो नंबर 1 इलाहाबाद, कौन सा है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद नंबर 2 मुरादाबाद, और मुरादाबाद के बाद नंबर 3 गाजियाबाद। ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है। तो प्रागदायिनी, इसको प्राणदायिनी बोलते हैं, प्राणदायिनी मतलब जीवनदायिनी, और मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी। तो प्राणदायिनी बेसिकली ये है प्राणदायिनी, प्राणदायिनी। तो प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी। तो अब आप समझ जाइए प्राणदायिनी कहाँ पर डुबकी लगाते हैं लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए। हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के जो लोग हैं वो उनका जो मान्यताएं हैं वो किस नदी में नहाने से जो है कि भाई मुक्ति मिलती है या पाप को धोते हैं, इस तरह की जो मान्यताएं हैं ये किस नदी में नहाने से, किस नदी में डुबकी लगाने से। तो मुक्तिदायिनी हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ए, गंगा। तो गंगा को प्राणदायिनी, पवित्र नदी कहा जाता है या मुक्तिदायिनी कहा जाता है, क्योंकि भी हमें मोक्ष प्राप्त होगा, ये होगा वो होगा, हमारे पाप धुल जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो मुक्तिदायिनी और प्राणदायिनी इसको कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में, सर्दियों के मौसम में तापमान किस ओर बढ़ता है। तो बताइए तापमान, ये यूपी है, यूपी में सर्दियों में टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा वो कहाँ से कहाँ इंक्रीज होगा, साउथ टू नॉर्थ, बी नॉर्थ टू साउथ, सी ईस्ट टू वेस्ट और डी वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा आंसर है क्या, तो हमारा आंसर है बी, उत्तर से दक्षिण। सर्दियों में उत्तर से दक्षिण। अब सर्दियों में उत्तर से दक्षिण क्यों, क्योंकि यूपी के नॉर्थ में है नेपाल, ठीक, और नेपाल के नॉर्थ में है क्या, हिमालय, माउंट एवरेस्ट। क्लियर। तो फिर और यहाँ पर ये यूपी के नॉर्थ में नेपाल और नेपाल के साउथ में क्या है, उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेचर सर्दियों में जो टेम्परेचर जो होगा वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगा, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर। क्लियर। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। तो यानी कि नेपाल से चलकर ठंडी हवाएं या मौसम जो है कहाँ से आएगा, वो उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगी। जो कोल्ड विंड होती हैं या चिली विंड होती हैं वो सब कहाँ, वो नॉर्थ टू साउथ यूपी में स्प्रेड होंगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण। तो सर्दियों के मौसम में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है, तो उत्तर से दक्षिण। उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी जिले हैं, उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पर, और उसके बाद दक्षिण की ओर तापमान बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है भैया उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश में बारिश जो है वो बेसिकली कौन से मानसून की होती है। तो आपके आंसर है ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी नॉर्थ वेस्ट और सी दक्षिण पश्चिम। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बारिश जो बेसिकली होती है, उत्तर प्रदेश में बारिश होती है किससे, ए बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से।
तो मानसूनी हवाएं कहाँ से आती हैं? बंगाल की खाड़ी से। तो किस मानसून से बारिश होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो मानसूनी जो विंड्स हैं वो सब रिचार्ज होकर आती हैं, बंगाल की खाड़ी से रिचार्ज होकर आती हैं। लेकिन यदि हम इसको चेंज कर दें, उत्तर प्रदेश की जगह भारत कर दें, भारत में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है, तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। और भारत में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि भारत में वर्षा मुख्य रूप से साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है भाइयों बहनों, तो इसको देख लेना जरा। अब भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मानसूनी बारिश। क्लियर? तो और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? केरल में एंट्री करता है। हालांकि उससे भी पहले अंडमान निकोबार से शुरू होता है, उठता है, वहाँ से बनता है गर्म हवाएं, और उसके बाद वो केरल में पहुँचती हैं। तो भारत में इस तरह से एंट्री होती है, यहाँ केरल से एंट्री हो जाती है मानसूनी हवाओं की। लेकिन केरल में क्योंकि गुजरात से लेकर और कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में ये एंट्री नहीं कर पाते, और यहाँ ये जो मानसूनी हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसी पश्चिमी घाट के इस क्षेत्र में समुद्री तट पर बरसते रहते हैं, और उसके बाद ये यहाँ से एंट्री करते हैं गुजरात से, फिर ये इस तरह से भारत में एंट्री करती हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक यहाँ पर बरसती हैं, बंगाल में पहुँचती हैं, और उसके बाद ये मानसूनी हवाओं का जो है ये अपने आप को फिर दोबारा से बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती हैं, और बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर ये मानसूनी हवाएं अपने आप को क्या करती हैं? ये अपने आप को रिचार्ज करती हैं, और रिचार्ज होने के बाद यानी कि एक तरह से कंडेंसेशन स्टेज में पहुंचती हैं, क्योंकि बारिश किसका एग्जाम्पल है? रेनफॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में पहुंचने के बाद, संघनन की अवस्था में पहुंचने के बाद ही बारिश होती है। तो उसके बाद ये यहाँ अब संघनन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ये आपको ज्योग्राफी का जब प्रॉपर लेक्चर चलेगा, एक टॉपिक चलेगा रेन या बारिश, उसमें आपको प्रॉपर बताए जाएंगे। 1 बाय 1 पूरी जीएस आपको बताई जाएगी, कराई जाएगी, उसकी आप टेंशन ना लें। एक एक चीज़ ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ आपके सामने लेकर आएंगे, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम लोग उस पर प्लान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, अब इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ रिचार्ज करके ये मानसूनी हवाएं फिर बंगाल बिहार में बारिश करती हुई उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली इधर से बारिश करती है। उसके बाद यहाँ पंजाब होती हुई चली जाती हैं, यही मानसूनी हवाएं चली जाती हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और उस तरह से ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर? यूरोप में। और वापस बैक टू इसी रास्ते से वापस करता है मानसून, और इसी रास्ते से जब ये मानसून सर्दियों में वापस आता है तो इसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून, इसी को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और सर्दियों में जो बारिश होती है भारत में उत्तर भारत या दक्षिण भारत में, उसको होने वाली बारिश किससे होती है? वो होने वाली बारिश होती है कौन सी? लौटते हुए मानसून से। उसको कहा जाता है लौटता हुआ मानसून या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उसको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहते हैं उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ बनता है? वो यूरोप में बनता है, और वो बारिशें होती उसी रास्ते से वो कहाँ आ जाती हैं? भारत में। अब वो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, वो अलग, वो जब आपको ज्योग्राफी का जो प्रॉपर जो टॉपिक चलेगा उसमें आपको ये बताएंगे। तो फिलहाल ये मानिए कि अगर आपसे पूछा जाए भारत में वर्षा मुख्य रूप से कौन से मानसून से हो रही है, तो साउथ वेस्ट मानसून से। और अगर पूछा जाए कि यूपी में बारिश किस मानसून से हो रही है मुख्य रूप से, तो किससे? तो बंगाल की खाड़ी से। क्योंकि देखिए बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर ये मानसूनी हवाएं अपने आप को रिचार्ज करती हैं, कंडेंसेशन स्टेज में पहुँचती हैं, और उसके बाद बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होते हुए पाकिस्तान की ओर चली जाती हैं। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो भैया उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी? तो देखिए भैया उत्तर प्रदेश की कंडीशन ये है, उत्तर प्रदेश में यहाँ ये एंट्री करती है गंगा, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये निकल कर जाती है यमुना, ठीक। तो गंगा और यमुना, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि सिंचाई का क्षेत्र ठीक ठाक है, फसलों का क्षेत्र ठीक ठाक है, और फसल क्या किसमें होती है? सब सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है? तो वो होती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में है? तो ऑप्शन बी, हमारा आंसर है बी, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? कौन लेकर आती है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जो नदियां पहाड़ों से निकल कर आती हैं, और पहाड़ों के बड़े बड़े जो चट्टाने हैं, जो रॉक हैं, छोटे मोटे पत्थर हैं, वो सब नदियों के बहाव में धीरे धीरे आकर क्या चलते चले जाते हैं? वो सब घुलते चले जाते हैं, और एक समय वो आता है कि उनका बिल्कुल वो एक उनका
वो जीरो हो जाते हैं, डस्ट बन जाती है, ठीक है ना। और वही क्या बन जाती है, वही बन जाती है एलुवियल सॉइल। तो जितना भी गंगा यमुना का मैदान है वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, जितना भी ये गंगा यमुना का जो मैदान है, ठीक, हमारी वेस्ट यूपी की बेल्ट में जितने भी ये जो एरिया है, ये गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, ठीक, हमारा जो वेस्ट यूपी है, बेसिकली वेस्ट यूपी से हम लोग, तो वेस्ट यूपी में क्या है, तो गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब है, ये पूरा का पूरा क्या है, तो पूरा का पूरा ये गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब है, ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी का, ठीक। और जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल जो है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो चट्टानों से, पत्थरों से बनी होती है। क्लियर। तो पूरा का पूरा जो भारत, जो स्पेशली आप कह दीजिए कि गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, या ये कह दीजिए गंगा यमुना सिंधु गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में फर्टाइल लैंड ज़्यादा है, तो नॉर्थ इंडिया का पूरा क्षेत्र ज़्यादातर वो कौन सा है, वो जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, एलुवियल सॉइल मैदान है। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। तो पारिस्थितिक आतंकवादी, ठीक, इकोलॉजिकल जो है टेररिस्ट, कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, यानी कि एक ऐसा वृक्ष कौन सा है इनमें से जो कभी सामाजिक वानिकी में, जिसको भारत सरकार ने लगाने का प्रोग्राम चलाया था, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उस पेड़ को लगाने के लिए, लेकिन अब वो एनवायरमेंट टेररिस्ट कहा जाता है वो पेड़। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो आंसर ए बैतूल, अमलतास, नीम और यूकेलिप्टिस। तो हमारा आंसर है डी यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस का जो पेड़ होता है, इसको सामाजिक वानिकी का एक कार्यक्रम चला था 60s के डिकेड में, 1960 के दशक में भारत सरकार ने एक सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम चलाया था, और उसमें बड़े पैमाने पर भारत में यूकेलिप्टिस का पेड़ लगाया गया था। यूकेलिप्टिस का पेड़ या पौधा लगाया गया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसको जहाँ जहाँ पूरे भारत में लगाया गया, जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी इसको लगाया गया, वहाँ पर वाटर लेवल गिरता चला गया, पानी गिरता चला गया, क्योंकि यूकेलिप्टिस के एक पेड़ को, एक पौधे को पर डे लगभग 7 से 10 लीटर पानी चाहिए। इसको जिंदा रहने के लिए 7 to 10 लीटर वाटर पर डे इसको चाहिए, 7 से 10 लीटर पानी प्रतिदिन इसको चाहिए, यानी कि ये ज़मीन से 7 से 10 लीटर पानी प्रतिदिन एब्जॉर्ब कर लेता था। और जिस क्षेत्र में इसको लगाया गया, वहाँ पर धीरे धीरे कंडीशन ये बनी कि वहाँ पर पानी का वाटर लेवल, पानी का जो वाटर लेवल था वो नीचा हो गया, वहाँ जो है सोर्स ऑफ वाटर वो होने लगे, वो कम होने लगे, और उस कंडीशन में अब इसको कहा गया कि भाई ये तो इस तरह से पूरे भारत का पानी खत्म कर देगा, तो इसलिए सामाजिक वानिकी में फिर यूकेलिप्टिस को बैन किया गया। अब भारत सरकार या भारत सरकार के जो वन विभाग हैं वो यूकेलिप्टिस के पेड़ को, आपने देखा होगा सड़कें वगैरह जब बनती हैं तो सड़क के दोनों ओर अब छायादार पेड़ लगाए जाते हैं, यूकेलिप्टिस के पेड़ को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, उसको अब नहीं लगाया जाता। दूसरी बात यह है कि यूकेलिप्टिस का पेड़ कहाँ से लाया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। मूल रूप से इसका घर क्या है, मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो यूकेलिप्टिस कहाँ से लाया गया था, तो यूकेलिप्टिस ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। तो इसने भारत में जिन जिन क्षेत्रों में इसको लगाया गया वहाँ वाटर लेवल कम कर दिया, वहाँ पानी कम हो गया या पानी के संकट की स्थिति बन गई, इस कारण से इसको एनवायरमेंटल टेररिस्ट, इसको पारिस्थितिक आतंकवादी भी कहा गया है। और अब भारत सरकार अपने किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी योजना में, किसी भी कार्यक्रम में यूकेलिप्टिस को बढ़ावा नहीं देती है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है पारिस्थितिक आतंकवादी किसको कहा गया है, या सामाजिक वानिकी में कौन सा पेड़ जो है या पौधा लोकप्रिय था परंतु आगे चलकर उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, तो वो कौन सा है, तो वो यूकेलिप्टिस का पेड़। चलिए इसको देसी भाषा में बोल देते हैं सफ़ेदे का पेड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में, तो उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है, ए जालौन, ये आलोन नहीं, ये जालौन, ये हमारे टाइपिंग वाले भी महान आत्मा हैं, जालौन। तो ए जालौन, बी हमीरपुर, सी बांदा और डी ललितपुर। तो हमारा ऑप्शन है सी बांदा, ठीक। और बांदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है, बांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक, बुंदेलखंड। और ये जो बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड को प्राचीन काल में कहा जाता था जेजाक भुक्ति। प्राचीन काल में बुंदेलखंड को किस नाम से जाना गया है, एंशिएंट हिस्ट्री में इसको कहा जाता था जेजाक भुक्ति।
जेजाक भुक्ति, जिसे आज हम बुंदेलखंड कह रहे हैं, उसको एंशिएंट एरा में, उसको प्राचीन काल में कहा गया है जेजाक भुक्ति। और जेजाक भुक्ति से राजपूतों के एक डायनेस्टी ने रूल किया, जिसने शासन चलाया यहाँ पर, उस शासन काल, उस वंश को कहा गया चंदेल। जेजाक भुक्ति पर राजपूतों के चंदेल वंश ने शासन किया, राजपूतों की चंदेल डायनेस्टी ने शासन किया। तो जेजाक भुक्ति और बुंदेलखंड रूल्ड बाय द चंदेल डायनेस्टी ऑफ राजपूत, ठीक। और यही चंदेल का जब अपभ्रंश हुआ हिंदी में तो यही हो गया बुंदेल, तो बुंदेल है राजपूत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क, तांबा कॉपर प्रोडक्शन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, यानी कि ऑर्स ऑफ, ऑर्स तांबे का अयस्क, ऑर्स ऑफ कॉपर, ये कहां पर मिलता है? तो हमारा ऑप्शन है सिंगरौली मिर्जापुर, कजराहट मिर्जापुर, सी काजीगढ़ अल्मोड़ा, डी सोनरई ललितपुर। तो हमारा आंसर है डी सोनरई ललितपुर, यानी कि सोनरई ललितपुर के सोनरई क्षेत्र में ये सारी चीजें, यानी कि तांबे अयस्क जो हमारा कॉपर ऑर्स है, कॉपर ओर्स, ये कहां पर मिलता है? तो इसका आंसर है डी सोनरई ललितपुर क्षेत्र में। तांबे का अयस्क कहाँ मिलता है? सोनरई ललितपुर क्षेत्र में यानी कि दक्षिणी यूपी, यूपी का दक्षिणी क्षेत्र, वही बुंदेलखंड वाला पठारी क्षेत्र में। और एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं, जो खनिज वगैरह हैं, वो सब ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? वो बुंदेलखंड वाले एरिया में ही, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही मिल रहे हैं या मिले हैं अधिकांशतः, ठीक, यानी कि यूपी के दक्षिणी साउदर्न पार्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है भैया? तो भौगोलिक आकार यानी कि इस तरह से है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो भैया ये देखिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश का हमारा जो यूपी का जो कंडीशन है, तो यूपी का आप मैप देखिए, तो यूपी के मैप में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसकी चौड़ाई ज़्यादा है या लंबाई ज़्यादा है यूपी की? तो फटाफट आप लोग बताइए, यूपी की लंबाई, लेंथ ज़्यादा है या विड्थ ज़्यादा है? तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें ये दिखाई दे रहा है कि भैया हमारे यूपी की जो है वो लेंथ ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है। तो कैसा हुआ उत्तर प्रदेश का भौगोलिक आकार कैसा हुआ? तो कैसा हुआ? तो हमारा आंसर है ए लंबवत, ठीक, लंबवत। तो यूपी का आकार, भौगोलिक आकार कैसा है? लंबवत। आंसर है हमारा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भाई देखो ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होना चाहिए। यूपी की पहली जो है वुमन सीएम या फीमेल सीएम कौन थी? तो आंसर है श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी मेनका गांधी, सी सुचिता कृपलानी और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है सी। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी कब से कब तक? तो देखिए सुचेता कृपलानी फ्रॉम 1963 टू 1967, 63 से 67 तक ये सीएम ऑफ यूपी रही और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है भैया, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कुल आलू उत्पादन का कितना प्रतिशत यूपी में होता है? तो भारत में हमारा जो आलू उत्पादन होता है उसमें से टोटल परसेंटेज यूपी की कितनी टोटल परसेंटेज है उसमें, यानी कि भारत में जो टोटल पोटैटो प्रोडक्शन होता है उसमें परसेंटेज ऑफ यूपी की बात की जा रही है। तो परसेंटेज ऑफ यूपी कितना है? ए 28, बी 35, सी 44 और डी 56%। तो हमारा ऑप्शन है बी। यूपी के भारत के कुल पोटैटो प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन इंडिया 35% पार्ट किसका है? 35% अकेले आलू किसका होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में जो 100% जो पोटैटो प्रोडक्शन है उसमें से 35% पोटैटो प्रोडक्शन अकेले यूपी करता है। और यूपी में आलू बेल्ट, यूपी की आलू बेल्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, यूपी की आलू पट्टी या पोटैटो बेल्ट ऑफ यूपी, यूपी की आलू पट्टी, यानी कि पट्टी का मतलब है बेल्ट। पोटैटो बेल्ट किसको कहा जाता है? जो यूपी में वो जिले जहां पर पोटैटो का प्रोडक्शन ज़्यादा है, आलू की खेती ज़्यादा है। तो यूपी की आलू पट्टी कौन सी है? तो लिखिए आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा,
तो यानी कि जो ब्रज क्षेत्र है, पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र, जहां पर जिस बेल्ट में जिस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जा रही है, वो पूरी की पूरी क्षेत्र जो है वो 4-6 जिले जो हैं, इटावा, कन्नौज, ये सब भी आ जाते हैं इसमें। तो ये सारा का क्षेत्र क्या है, ये यूपी की आलू बेल्ट कहलाता है। और भारत में सर्वाधिक अगर आलू का उत्पादन की बात करते हैं तो सर्वाधिक आलू उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में। यूपी में भारत का कितना, 35%। दूसरी बात एक और कभी कभी इनमें पूछ लेता है कि भाई यूपी का कौन सा जिला सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है। तो आलू उत्पादक बेसिकली माना जाता है या जाना जाता है आगरा। तो आगरा इज द लार्जेस्ट पोटैटो प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो आगरा जो है सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला है। लेकिन कभी कभी डेटा चेंज होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये डेटा, ये जिले आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिट करते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक एवरेज निकाला जाता है किसका, आगरा का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो भैया सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा ऑप्शन है मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। बी आगरा, इटावा, फिरोजाबाद। सी गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। और डी गोरखपुर, देवरिया और बलिया। तो सोहेलवा वन्य जीव विहार, आप में से जो लोग पूर्वांचल के हैं या पूर्वांचल के पूर्वी उत्तर प्रदेश के होंगे वो लोग जानते होंगे सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो इसका आंसर है हमारा सी गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती। गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में स्थित है सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के लगभग 3 जिलों में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल, गोंडा में, बलरामपुर में और श्रावस्ती में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखिए। कौन सा पक्षी विहार बलिया में स्थित है? तो बलिया में स्थित पक्षी विहार कौन सा है, फटाफट बताइए। तो बलिया में स्थित सुरहाताल, ओखला, विजय सागर और सांडी पक्षी विहार। तो देखिए बलिया में कौन सा, बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार को कहते हैं बर्ड सेंचुरी। तो बर्ड सेंचुरी कौन सी, बलिया में है। तो हमारा आंसर है ए सुरहाताल। तो सुरहाताल बर्ड सेंचुरी कहां पर है, ये है बलिया में, बलिया यूपी। और बलिया को क्या कहते हैं बताइए फटाफट, बागी बलिया। और बागी बलिया क्यों कहा गया, गांधी जी के किस आंदोलन में बलिया को बागी बलिया का स्टेटस दिया गया, बागी बलिया कहा गया। तो गांधी जी के किस आंदोलन में बलिया को बागी बलिया कहा गया, और उस बागी बलिया को लीड करने वाले लीडर कौन थे, नेता कौन थे, बताइएगा कमेंट में फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माहीगीर जनजाति मूलतः क्या है? तो माहीगीर एक ट्राइब है, माहीगीर एक ट्राइब्स है। वो मूलतः क्या है, मतलब उनका प्रोफेशन क्या है? आंसर है ए कृषक हैं, जो फार्मर हैं। बी ट्रेडर हैं, व्यवसायी हैं। सी आखेटक हैं और डी मछुआरे। तो यानी कि माहीगीर जो जनजाति है ये क्या है, तो मूलतः क्या है, मूलतः ये क्या है, मछुआरे। क्लियर? माहीगीर जनजाति मूलतः क्या है, ये मूल रूप से क्या है, ये मछुआरे हैं। ठीक, मछलियां पकड़ते हैं। दूसरी बात, ये माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये मूल रूप से क्या है, बेसिकली ये मुस्लिम होते हैं। ये मुख्य रूप से क्या है, ये मुस्लिम समुदाय है। यानी कि माहीगीर ट्राइब जो है किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये मुस्लिम जो है रिलीजन को फॉलो करते हैं। दूसरी बात है यूपी में कहाँ पर पाए जाते हैं, यूपी में ये कहाँ फैले हुए हैं, तो स्पेशली वेस्ट यूपी में स्पेशली कहाँ, बिजनौर और आपका मेरठ, मुरादाबाद और थोड़ी बहुत मात्रा में उधर उत्तराखंड में। तो यूपी में स्पेशली माहीगीर जो कम्युनिटी है ये कहाँ पर है, ये इन 3 जिलों में फैली हुई है, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद। क्लियर है? और ये बेसिकली किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। और बेसिकली हैं क्या, ये प्रोफेशन क्या है, ये सब मछुआरे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। तो राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, ये इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब स्थापित की गई थी? तो 81, 82 में, 1989, 90 में, 1994, 95 में और 1998, 99 में। तो इसकी आंसर है हमारा डी ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। ये स्थापित की गई 1998, 99 में। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ये, उत्तर प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटी है। इसका सेम स्टेटस, ये एक डिस्टेंस, ये एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की यूनिवर्सिटी है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है।
जो स्टेटस इग्नू को सेंट्रल लेवल पर है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, जो मान्यता, वही मान्यता उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की है। ठीक, तो मोस्टली ये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ये चलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा आता है शिराज। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि शिराज ए हिंद, तो शिराज ए हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? तो शिराज ए हिंद किसको कहा? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट को शिराज ए हिंद कहा गया है? ऑप्शन ए है मेरठ, बी लखनऊ, सी जौनपुर और डी सुल्तानपुर। तो हमारा ऑप्शन है सी सुल्तानपुर को कहा गया था, जौनपुर को कहा गया है सिराज ए हिंद। और सिराज ए हिंद किस समय में? मध्यकाल दिल्ली सल्तनत के समय में वो जौनपुर एक शहर के रूप में विख्यात हुआ और ये शिराज ए हिंद कहलाया है। शिराज ए हिंद मतलब एक तरह से कि विद्वानों का शहर, अर्थात विद्वानों का शहर, विद्वानों का शहर किस लिए? क्योंकि जो स्टेटस मक्का को था, उसको बगदाद को था, तो उसी तरह का स्टेटस जौनपुर को दिया गया, क्योंकि जौनपुर की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो स्थापना की थी वो थी मलिक सरवर नामक एक किन्नर ने। मलिक सरवर दिल्ली सल्तनत के समय में एक किन्नर था, उसने स्थापना की थी जौनपुर राज्य की। तो उसके द्वारा जो वंश जौनपुर में स्थापित हुआ वो कहलाया शर्की वंश। जौनपुर पर किसने शासन किया? तो शर्की वंश ने, शर्की वंश, तो शर्की डायनेस्टी। और शर्की डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर वाज द फाउंडर ऑफ शर्की डायनेस्टी इन जौनपुर। और इसी शर्की वंश ने जौनपुर में क्या बनवाई? इसी शर्की वंश ने बनवाई जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद। हुसैन शाह शर्की ने अटाला मस्जिद कहां पर आपसे पूछ लेगा तो जौनपुर में। किस डायनेस्टी ने बनवाई? शर्की डायनेस्टी। शर्की डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो शर्की डायनेस्टी का फाउंडर या संस्थापक था मलिक सरवर। और बेसिकली मलिक सरवर क्या था? ये एक शीमेल था, ठीक, एक किन्नर था बेसिकली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थल है में किस महर्षि ने अपनी अस्थियां देवताओं को राक्षसों के विनाश के लिए दी थी? तो नैमिषारण्य में किस महर्षि ने, किस ऋषि ने अपनी हड्डियां, अपनी अस्थियां, अपनी बोन्स जो है वो देवताओं को राक्षसों को मारने के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए दे दी थी? तो कौन से महर्षि ने? ए वाल्मीकि, बी दधीची, सी वशिष्ठ और डी शुक्रताल। मुझे नहीं लगता शुक्राचार्य, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर बताने की जरूरत है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, आंसर है दधीची। ऋषि दधीची, महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान में दे दी थी देवताओं को, जिससे वो राक्षसों का संहार कर सकें। अब अगली बात आती है नैमिषारण्य एक बेसिकली तीर्थ स्थल है। ये तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य, तीर्थ स्थल है। कहां पर है ये नैमिषारण्य? ये है सीतापुर जिले में, सीतापुर में। इसे कई हजार ऋषियों की लगभग 80 या 88 हजार ऋषियों की तप स्थली भी माना गया है। तो नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थल कहां पर है? यूपी के सीतापुर में। क्लियर? और यहीं पर इसी नैमिषारण्य में महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान में दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित शाकंभरी देवी मंदिर। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है? यूपी के सहारनपुर में। और यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है। तो देवी का मेला है, तो जाहिर सी बात है देवी देवताओं के मेले, स्पेशली देवियों के मेले कब लगते हैं? जैसे अब कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कब लगता है मेला? आंसर ए, नवरात्र में। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है शाकुंभरी देवी मंदिर। क्लियर? और सहारनपुर में इस शाकंभरी देवी मंदिर में मेला कब लगता है? तो नवरात्र में। क्लियर? और नवरात्र जो साल में 2 बार आते हैं। चलिए, तो नवरात्र में ये मेला लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के गांधी के रूप में, उत्तराखंड का गांधी किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड का गांधी ऑफ उत्तराखंड किसको कहा गया? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी इंद्रमणि बड़ोनी, सी चंडी प्रसाद भट्ट और डी हेमवती नंदन बहुगुणा। तो देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का गांधी किसको कहा गया है? तो भैया उत्तराखंड के गांधी का स्टेटस दिया गया था इंद्रमणि बड़ोनी को। क्यों दिया गया था? तो ये समझ लीजिए, इनको इंद्रमणि बड़ोनी जो थे एक पृथक उत्तराखंड की मांग के लिए, एक सेपरेट उत्तराखंड स्टेट की डिमांड के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की थी 95 में, और उसके बाद 99 में
जब उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बना, वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बना, तो उस कंडीशन में जो है तब तक ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि पृथक उत्तराखंड की मांग के लिए, पृथक उत्तराखंड, सेपरेट उत्तराखंड स्टेट की डिमांड इन्होंने की और ये उसमें हंगर स्ट्राइक पर बैठे। लेकिन इनकी डिमांड जब तक पास हुई उससे पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया था, उससे पहले ही इनका जो है मृत्यु इनकी हो चुकी थी। और इन्होंने गांधीवादी तरीके से, यानी कि भूख हड़ताल करके, उपवास करके या सत्याग्रह करके उत्तराखंड राज्य बनवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए इनको कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। हालांकि उत्तराखंड जो स्वतंत्र राज्य बना, उत्तराखंड एक नई राज्य के रूप में उत्तराखंड का जब जन्म हुआ, उससे पहले 99 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, आज हम लोगों ने एक जो है आपको बताया था कि भाई हम आज क्लास अपनी छोटी रखेंगे, थोड़ा शॉर्ट क्लास रखेंगे और थोड़ा तेज़ी के साथ चलेंगे। आज एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम होंगी। तो हमने जो भी आपके लिए ज़रूरी समझा वो आज आपको चीज़ें आपके सामने रखी। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पुटअप हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में पूछी जाएंगी। तो मेरा मानना है कि आप लोग बहुत मस्ती के साथ, बहुत गंभीरता के साथ इनको करते रहिए। और आज हम यहीं पर अपनी क्लास को ओवर करते हैं, यहीं पर हम आज इसको रोकते हैं। और अगली क्लास आपको अब लगभग 2 या 3 दिन बाद मिलेगी, क्योंकि एक तो मेरी बैक में प्रॉब्लम चल रही है और दूसरी बात यह है कि हम कुछ नए कलेवर में कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने लगभग 3 दिन बाद उपस्थित होंगे। तब तक मैं विश्राम की अवस्था में, आराम की अवस्था में पहुंचता हूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।